आप वहां बैठते, कोई भी जेंट्स आता वो बैठता, कोई पुरुष, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सेपरेट एक लाइन बना ली, ये ठीक नहीं है मुझे जो लगता है। जहां तक बात है लॉ की, नियम की, तो मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान जितना सीखा है मैं उसका अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बातें आप समझ नहीं है, क्या कह रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे हम पुलिस के रोल के बारे में बात करते हैं, हम मीडिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, जिस भारतीय सभ्यता में हम लोग रहते हैं, उसमें प्रैक्टिकल बात आदमी करनी चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली नियम बनाए गए हैं, आप बहुत सारे नियम ऐसे हैं, उसी में से ये लोग जो ये कहना चाहते हैं कोई ऑस्ट्रेलिया से है, ये पूरा विश्व, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, रसिया, जहां के भी लोग हैं, सभी लोग ऐसी ही पारिवारिक लाइफ जीते हैं जैसे हम और आप जीते हैं। वहां भी पति होते हैं, पत्नी होते हैं, बच्चे बच्चियां होते हैं, और सभी लोग नियम से रहते हैं और अपने आप को आदमी कहकर जानवरों से अलग करते हैं। बात समझ नहीं है? ठीक है, हम हर चीज को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। नेचुरल सी बात है कि एक परिवार में होने वाली घटना को आप जाके पुलिस से नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है। जैसे आप हमारे परिवार में अगर एक पति एक पत्नी है, मम्मी पापा हैं और उनके 2 बच्चे हैं, बच्चा अगर कोई मिस्टेक करता है तो सीधा जो है उसके फादर को बताया जाता है, पापा को बताया जाता है कि नहीं ये गड़बड़ है। उसी तरीके से जो हमारी सरकार है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, वो भी एक परिवार है। आप एक छोटे से बच्चे से भी बहुत, आपका परिवार एक छोटा बच्चा है, अगर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए छोटे छोटे गार्जियन, आपको पुलिस क्या होता है नॉर्मल, जो मैं देखता हूँ पब्लिक की सोच है, वर्दी देखा तो वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। मतलब डीएम अगर शादी वर्दी में रहे तो उससे नहीं डरेगा, लेकिन हवलदार अगर वर्दी में है तो उससे डरेगा। तो गंदगी जब आदमी के दिमाग में हो जाती है कभी क्या है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आप एक गार्जियन समझ के जाकर के आप अपने से ऊपर वहां जाके बता सकती हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और उसका हल किया जाएगा। बाकी और जो चीजें हैं उसकी साइड ब्रांचेस हैं। जब भी कोई काम गलत होता है तो उसके बहुत से पहलू, जैसे व्यापार, जैसे एक मुद्दा ही मैंने देखा कि तस्करी, व्यापार, जब गलत चीज दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं हमको इस चीज की रिक्वायर्ड है, तो एक्चुअली हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद ये सब नियम थोड़े से ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं बन रहे, नियम बहुत अच्छे हैं, निश्चित तौर पर इंडिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं। और नहीं, इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण हम नियम को अप्लाई ही नहीं होने देते हैं। हम जितनी केयर अपनी करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे कोई आया बैठ गया, कोई और आया तो कोई नहीं सोचेगा कि वो आएगा तो कहाँ बैठे, अरे हम बैठ गए ना, वो अपना व्यवस्था कर लिया। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा मेंटली, मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज को बहुत दूर ऊपर से देखने पर सही बात समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं करते करते करके ऐसा ना हो कि हम पुरुष को दोषारोपण करने लगे। हमें सिस्टम को बैलेंस करना है और वो बैलेंस की बात हम करना चाहते हैं यहाँ पर। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स बनाए गए हैं। आप अपनी बात पुलिस से कह सकती हैं, आप अपनी बात जो है आपके स्टेट, जो है जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, कंट्री में, उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में आप अपनी बात आराम से कह सकती हैं। और एक आम आदमी की बात, अभी म्यांमार में जो एक महिला थी, जो म्यांमार की ऑन फ्रॉम सूची, उन्होंने देखी, उनकी बात हुई, वर्ल्ड तक पहुंची। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर हम चीजों को पर्सनली ना समझ के थोड़ा सा अपनी सोच को अगर बदलेंगे और ये समझेंगे कि नहीं हम अलग नहीं हैं, हम नहीं गलत होने देंगे। बाकी थ्योरेटिकली बातें तो बहुत ठीक तो है, ठीक नियम है, लेकिन थोड़ा सा डर से, थोड़ा समझ के अगर हम समाज को अपना परिवार समझने लगे तो हमारी समझ से ऐसी बदलाव नहीं है। जैसा हम अपने घर को समझते हैं कि भाई हमने यहाँ सफाई कर दी, अब ये गंदगी उनके दरवाजे पे है, हमसे क्या मतलब। ऐसे बहुत से शहर हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा, जैसे
सिंगापुर में आप नॉर्मली बिस्किट खा के रोड पे नहीं फेंक सकते। आप उसके लिए उसका नियम है कि आप रोड पर हैं तो आपका शहर पूरा आपका घर, आप उस चीज को उठा करके वहीं पर फेंकिए जहाँ डस्टबिन है। सो अगर हम ऐसी थिंकिंग रखें कि नहीं, अगर ये लेडीज है तो जैसे हमारे घर में हमारी मदर है, सिस्टर है, भाई है, हर चीज की एक, तो हमारे समझ से मेरा जो देखने का नजरिया है कि पर्सनली मैं अपने थॉट को ही आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपनी सोच आपको बता रहा हूँ कि हम अगर किसी भी चीज को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइज विस्तार से देखेंगे तो हमको लगता है कि ये सुधर सकती है। बाकी नियम बहुत सारे हैं, सभी नियम को जानना भी जरूरी हो सकता है, लेकिन अप्लाई करना तो इम्पॉसिबल है। ओनली 1 or 2% लॉस आर एप्लीकेबल। 2% नियम, बहुत ऐसी बातें हैं भाई, ठीक है, घर में कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा कोई नाराजगी कर दिया है, कुछ गलती कर दिया है, तो मम्मी ने पापा से कंप्लेंट किया, तो सिर्फ इतने से ही वो ठीक हो जाता है कि पापा से कहूँ। हम तो छोटे थे तो कभी कभी मम्मी कुछ गलती कर देते थे, मम्मी बोल देती थी कि आज शाम को पापा आएंगे तो कहेंगे, तो उतने पे ही हम सही हो जाते कि अरे यार पापा से कहेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ होगा जरूर। उसी तरीके से आपको भी नियम जानना चाहिए कि अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये घटनाएं हो रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। कम से कम अपने पावर को जानना चाहिए कि भाई देखो हम, ठीक है, बहुत से ऐसे नियम हैं कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं तो हमारे यहाँ पति पत्नी का, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पत्नी कोई हो गया तो वो पर गुलाम, ऐसा नहीं है। मतलब पत्नी है तो ठीक है, एक साथ रहने की विधा है, और उस पर भी आपको समझना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम अगर कभी आती है तो बहुत बड़ा भी ना हो। जैसे हम बातें कर रहे हैं, ये 1-2 केस हो गए दिल्ली में और रेप के केस हो गए, तो हम बातें कर रहे हैं कि ठीक है वुमेन राइट्स महिलाओं के अधिकार, लेकिन इसमें ये भी बात है कि कहीं बात करते करते हम इतने आगे न निकल जाए कि डोमिनेंसी हो जाए और पुरुष फिर बैकवर्ड। वन शुड बी नोटेड कि हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, दोनों को बराबर का अधिकार मिले। और ऐसे आप लोग यहाँ बैठे, यहाँ मैं बैठी हैं, बगल में कोई जेंट्स बैठा है, सो इक्वालिटी, यू आर सिटिंग इन दिस वे, तो आई थिंक तो क्या इक्वालिटी की बात है, सिटिंग पैटर्न नहीं कर पड़ा, ठीक है। तो मेंटली प्रैक्टिकली बहुत सी चीजें वैसे अप्लाई नहीं हो सकती जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम अपने बेटे और अपने पति के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा थोड़ा सा समाज के बारे में सोचिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए वाइस वर्सा, इसका ठीक उल्टा, तो मेरे समझ से बैलेंस लाइफ चलेगी। और बाकी चूंकि इसके साइड ब्रांच है, व्यापार होता है, बहुत सी चीजें चूंकि गलत होता है तो एक गलती के बाद गलतियां तो बढ़ती ही जाती हैं, तो ये सब सारी चीजें हैं। ये सब मेरी बात उतनी समझ में आती है, सो मैंने आपसे कहा, और यही मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं चाहूँगा कि हमारे मंच पे डॉक्टर एडवोकेट शुक्ला जी, विष्णु शुक्ला जी आए और अपने विचार मांगे। तो मुझे लगता है कि एक बात जो आपने कही उसमें थोड़ा सा तो मैं ये और जो है जोड़ना चाहूँगा कि ये जो हमारे व्यवस्थापक लोग हैं ना, ज़्यादा गड़बड़ी लोगों की या इन लोगों की तरफ से नहीं है, ज़्यादा गड़बड़ी व्यवस्थापकों की तरफ से, जिन्होंने इसको एक 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, एक हिस्सा इधर है। तो ये जो विसंगति है ना, अगर इसको ऐसे बिल्कुल सबके साथ मिक्स कर दिया जाता है, गोल घेरे में बैठते लोग और आपस में बात करते, तो मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत से लोग अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के मन में कहीं न कहीं ये भाव है कि जो लोग इधर बैठे हैं वो किसी खास तबके के लोग हैं, जो इधर बैठे हैं वो दूसरे तबके के हैं, और जो उधर हैं वो भी काफी कुछ जो है एक अलग किस्म की बरादरी के हैं। तो इससे बात चलती नहीं है। अब ये फैसला तो जा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें आपने कही जो मुझे कहीं पे अपील नहीं की, और उनमें से एक बात ये कि कानून क्या है एक बिल्कुल दीगर बात है, मानसिकता क्या है ये बिल्कुल दीगर बात है। एक बात जो आपकी बात से झलक रहेगी वो ये कहीं ना कहीं
इस सारी प्रक्रिया में बहुत कुछ भूमिका महिलाओं की है। बात यह है कि ये जो देह व्यापार का पूरा सवाल है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। और ये खाली इस बात का नहीं है सवाल कि इसमें सिर्फ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस पूरे गोरख धंधे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका पुरुष वर्ग की है। और आज की तारीख में अगर आप बहुत इसको बेहतर तरीके से विश्लेषण करें तो आप ये भी पाएंगे कि जो हमारे मुल्क में एक घुमंडलीकरण का दौर चला, एक पूरा ये चला कि हम जो है सारे दुनिया के अंदर उदारीकरण लाएंगे, घुमंडलीकरण लाएंगे और मुक्त व्यापार होगा। और उस सब के चलते जो हमारे मुल्क में एक पर्यटन को उद्योग के तौर पर बढ़ाया गया, मनोरंजन का दर्जा दिया गया, उसके चलते ये जो देह व्यापार की पूरी बात है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, तमाम दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं वहां भी है और उन देशों में भी है जो किसी जमाने में कम्युनिस्ट मुल्क माने जाते थे, वहां भी इस सारी समस्या की जड़ बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अनुमान है कि आज की तारीख में खरबों डॉलर में इस देह व्यापार का काम हो रहा है। बहुत सारे देशों की व्यवस्था, फिलीपीन से लेकर यूक्रेन तक की व्यवस्था उस पर चल रही है कि वहां किस तरीके से इस धंधे के द्वारा पैसे आ रहे हैं। बदनाम महिलाओं को किया जाता है, लेकिन उनको उस दलदल में ढकेलने का काम जो पुरुष सौदागर हैं, जो बड़े इस तरीके के बिचौलिए लोग हैं कि एक देश से जो दूसरे देश को लोग भेजे जाते हैं, महिलाएं भेजी जाती हैं, बच्चे भेजे जाते हैं, वो उनकी खुद की अपनी कोई सोच ही नहीं होती, उनकी खुद की कोई मंशा नहीं होती, लेकिन उनको ढकेल दिया जाता है। हमारे मुल्क में नेपाल से बड़े पैमाने पर ऐसी बच्चियां लाई जाती हैं और जिनको इस धंधे में ढकेल दिया जाता है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि वास्तव में उनसे क्या किया जाना चाहिए था, क्या कह के वहां से लाया गया था। और ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर लड़कियां, बच्चियां जो नाबालिग हैं, जो कुछ नहीं समझती हैं, उनको अरब देशों में भेजा जाता है, ऐसी जगहों में भेजा जाता है जहां पर कि उनका शोषण होता है। और उन बेचारी बच्चियों को कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि उनकी शादी के नाम पे उनको साथ क्या होने वाला है, कहाँ भेजा जा रहा है, क्या हो रहा है। एक कानून बना दिया गया, कानून में बहुत सारी चीजें रखी गई और ये भी कहा गया, जबकि इसकी बहुत ज्यादा इसलिए जरूरत नहीं थी कि हमारे मुल्क का जो संविधान है उसी के जो अनुच्छेद 23 है उसमें इसकी बात कह दी गई थी। और उसमें तो यहां तक कह दिया गया, उसको बहुत ज्यादा परिभाषित करते हुए ये तक कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी से बंधुआ मजदूरी के जैसे काम करा रहा है तो वो भी जो है उसी कैटेगरी का काम है जिस कैटेगरी का काम बाकी लोग करते हैं। अगर इतने ही नहीं, ये भी कहा गया कि अगर कोई सेना किसी आदमी को जो निर्धारित मजदूरी है उससे कम देगा तो भी वो बंधुआ मजदूरी की कैटेगरी में जाएगा। और अगर वो बंधुआ मजदूरी की कैटेगरी में जाएगा तो वो भी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन, वो भी उसी कोटि का अपराध माना जाएगा। और इसमें अगर हिंदुस्तान में मजदूरों के अगर कानून देखें तो अगर कोई सबसे ज्यादा सख्त कानून है तो सिर्फ एक कानून है, वो है बंधुआ मजदूरों का कानून। और उस कानून में एक खास बात यह है कि उसी कानून के अंतर्गत जो आदमी इसका दोषी पाया जाएगा उसको सीधे जेल जाने की व्यवस्था है। बाकी में अगर दोषी पाया जाता है तो ये कह दिया जाता है कि या तो उसे जेल होगी या जुर्माना होगा। ये एक ऐसा कानून है जिसमें ये कहा गया कि जेल और जुर्माना दोनों ही चीजें उसे भुगतनी पड़ेंगी। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान समेत हमारे जो तमाम
विकासशील और अविकसित गरीब मुल्क हैं, उनको इस तरीके की परिस्थितियों में ढाल दिया गया है कि लोगों को गाहे बगाहे जाने अनजाने में इस देह व्यापार का शिकार होना पड़ रहा है, मानव तस्करी का शिकार होना पड़ रहा है। मुझे देश का नाम भूल रहे हैं, अभी 2012 की ही बात है। यहाँ से बड़े पैमाने पे मजदूर ले जाए गए कि चलो हम तुमको वहां पर नौकरी देंगे, और नौकरी देने के नाम पर वहां ले जाया गया। किस तरीके से उनको जहाज में भर के ले गए, बॉक्स में बंद करके ले गए, और वहां पे जब वो एक कारखाने में काम कर रहे थे, आग लग गई, वो भागे वहां से, तो उनको ये मानते हुए कि वो गैर कानूनी तरीके से उस देश के अंदर रह रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और जो दलाल था जो उन्हें यहाँ से वहां ले गया था, उसका कहीं कोई अता पता नहीं, उसकी कोई जो है जिम्मेदारी नहीं सुनिश्चित कर पाई। और ये जो हमारा कानून है, इसमें कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ इसमें कमियां हैं। कुछ चीजें ये हैं कि इसमें खाली दोष महिलाओं को नहीं दिया गया, खाली दोष उसको नहीं दिया गया जो उत्पीड़न का शिकार है, बल्कि उसको भी दिया गया जो इस काम में दलाली कर रहा था, जो इसके लिए जिम्मेदार जो लोग माने गए उन सभी को। लेकिन इसमें कुछ कमी भी है, और कमी सबसे बड़ी अहम बात यह है, इसमें ये कहा गया कि कोई भी आदमी, महिला आमतौर पे जब इस तरीके के धंधे में है, इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी भी कोई भूमिका है। ये अलग बात है कि उसकी दूसरे दर्जे की भूमिका है, लेकिन ये मान लिया गया कि उसकी भी भूमिका है। ये एक विडंबना है हमारे मुल्क के जो ऊपर बैठे लोग जो कानून बनाने का काम करते हैं, जिनको हम और आप लखनऊ और दिल्ली भेजते हैं, वो लोग इस समस्या से रूबरू होना नहीं चाहते। उनके लिए हम और आप खाली उनके कमाने की मशीन है, उनके लिए वोट बैंक है, इससे ज्यादा वो कुछ सोचते नहीं। और मैंने जैसे पहले अपनी बातचीत रखते हुए कहा था कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कानून वो इसलिए बने क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव थे, और ये कानून भी इसलिए बना क्योंकि लगातार इस बात का दबाव आ रहा था कि ऐसा कानून बनाया जाए, अन्यथा की स्थिति में पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब 2003 में अमेरिका ने एक कानून बनाया, तो फिर भारत को भी लगा कि उनको भी एक कानून बनाना चाहिए। आप में से बहुत सारे जो महिलाएं हैं, मैं हैरान था कि आप लोगों ने पिछले सत्र में अपनी बात नहीं कही। किसी न किसी रूप में आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस आप लोगों के घर मोहल्लों में पहुंच जाती है और किस तरीके से वहां पर जुर्म ढाती है। और उस जुर्म को सिर्फ लोग इसलिए जो है बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं और नजरअंदाज करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वो जुर्म जो हमारे पड़ोसी के ऊपर हो रहा है, जो हमारे घर के किसी अन्य प्राणी के ऊपर हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि उसका खुद हम शिकार हो जाए। आप में से ऐसा शायद ही कोई हो जिसने ये ना देखा हो कि पुलिस किस तरीके से बर्ताव करती है आम आदमी के साथ में। ये एक हिस्सा है। जब इसकी बात आती है तो ये जो एक्टिंग इन ह्यूमन बीइंग का सवाल है, मैं फिर उसी बात पे आता हूं। ये जो मनोरंजन का दर्जा दिया गया है, जो पर्यटन के नाम पे तमाम मुल्कों से और यहाँ से वहां, वहां से वहां महिलाओं का जो, और खासतौर से जो बच्चियों का वो चल रहा है, इसके लिए ये जो उदारीकरण है, जो ऊपर बैठे लोग हैं, यही दोषी हैं। और हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये चीजें टुकड़ों में नहीं चल सकती। हमें समझना चाहिए कि वास्तव में जो ऊपर बैठे लोग हैं, उनकी राजनीतिक मनोदशा क्या है। वो कभी आपको इंसान होने का बिल्कुल मानस नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ये महसूस करें कि आप गुलाम हैं, वो आपके ऊपर राज करने के लिए बनाए गए हैं, और आप कानून ना जाने, आप कानून से क्या बचने के उपाय हैं ये ना जाने, आप संगठित ना हो, और अगर संगठित भी हो जाए तो आप अपनी बात को
अभी एक जना बैठे थे और वो इतनी जोर तिलमिला के चले गए, उनको लगा कि जैसे सारी व्यवस्था वही चला रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो बिल्कुल जो हमारा तंत्र है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक वो एक कलेक्टर की सी नौकरी कर रहे हैं, उसमें वो अदना से प्राणी है, उनकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है वो भी कोई और चला रहा है। कानून बनाने की जो बाध्यताएं आती हैं वो कहीं और से आती हैं। तो ऐसे में उन्हें अपने ऊपर उस बात को नहीं ले जाना चाहिए। और आप लोगों को जब कोई ऐसे कहता है ना कि इसके लिए महिलाएं ही दोषी हैं, तो आपको खड़े होकर के बिल्कुल जवाब देना चाहिए। वो चाहे मैं हूं, कोई और दूसरा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यह क्या है, सिर्फ प्रतिष्ठा के नाम पर आप अपमानित होने का दंश मत झेलिए। आप मजबूती के साथ इस बात को कहिए ये गलत है और हमारा अपना सम्मान है। और उस सम्मान के साथ आप, हो सकता है आर्थिक तौर पे आप उतने मजबूत ना हो, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, क्योंकि आपने कहीं लूट खसोट नहीं करी है, क्योंकि आपने किसी दूसरे के ऊपर डकैती नहीं डाली है, किसी को ठगा नहीं है, किसी के साथ दांव पेच नहीं किया, इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। ये ऊपर बैठे जो लोग हैं, इन्होंने अपने प्रभावों का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने पास बहुत सारा इस तरीके से जायज नाजायज पैसा इकट्ठा कर लिया। उस ताकत के रौब में आ करके कि आपके ऊपर इस तरीके का शासन चलाना चाहते हैं। आपको सीधे तौर पे ये समझना चाहिए कि अब वक्त चला गया, हम अपनी बात कहेंगे और हमको अगर हमारे जायज हक हैं, ये खाली देह व्यापार की ही बात नहीं है। अगर आपको कोई जो आपकी देह धनराशि से कम भुगतान कर रहा है तो वो भी गलत है, वो भी गलत माना जाएगा और वो भी जो है इसी कोटि का अपराध माना जाएगा। तो आप सब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को जाने, अपने कानूनी अधिकारों को जाने और इस बात के लिए कि एक यहाँ पर दुकानें तो बहुत चलेगी, आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कही, जो सबको याद रखनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और वो ये कि उन्होंने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। यहाँ पे हम लोग आज इकट्ठा हैं, आज इकट्ठा होने के बाद हम फिर चले जाएंगे और फिर हम बिखर जाएंगे, तो फिर हमारा शोषण जैसे पहले चल रहा था उससे ज्यादा हो जाएगा। और उसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे अभी एक आंदोलन चला था पिछले दिन अन्ना हजारे साहब का, वो आंदोलन एक तूफान की तरीके से था और धीरे धीरे वो जैसे आंदोलन बिखरा उसके बाद लोगों का उत्पीड़न शुरू हो गया। आप इससे ठीक उलट करिए, आप शुरुआत शून्य से करिए और आगे आगे चीजों को बढ़ाते जाइए। ये चीजें जैसे जैसे विकसित होंगी, जितना आप संगठित होंगे, जितना आप शिक्षित होंगे, आप जितनी मजबूती से संघर्ष करेंगे, आपका संघर्ष जितना तीखा होगा, जितना मजबूत होगा, आप उतनी मजबूती के साथ अपने हक हासिल करेंगे। आपसे ये नेता और ये जो सत्ता के हुक्मरान लोग हैं वो हैं, अगर आप उनकी सत्ता मानने से इनकार कर दें तो ये आपसे कुछ नहीं करवा सकते। एक बहन ने गाना गाया था कि बातें ये आए, और ये तो गांधी ने ही कहा था, अंग्रेजों से कह दिया था कि आप हमारे ऊपर हुकूमत तब तक कर रहे हैं जब तक हम आपकी गुलामी बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन हम आपका हुक्म मानने से इनकार कर देंगे, आप हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। तो आज वक्त आ गया है कि जब आप लोग ये समझें कि आपका बहुत शोषण हुआ, आपका बहुत दोहन हुआ, आपके ऊपर बहुत जुल्म ढाए गए, अब आप जो है ये चाहे जिस तरीके की किसी रूप में टैक्टिंग हो, चाहे जिस किसी स्वरूप में आपके ऊपर शोषण किया जा रहा हो, अत्याचार किया जा रहा हो, आप उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो आपके ऊपर जुल्म ढाने वाला है उसको अपने आप परास्त होना पड़ेगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप आगे की कार्रवाई। मैं बोल
अगला 2 क्षेत्र है वो हम एक साथ कर देते हैं। और ये क्षेत्र है आपका मानव तस्करी और जो यूपी का जो अभी जो परिस्थिति है उस पे, और जो कानून है इस पे हमारे लिए बात रखेंगे। और इसके लिए मैं एडवोकेट धर्मेंद्र राय जी को और मिस्टर रामेश्वर जी को और रामदर्श यादव जी को और एडवोकेट नम्रता जी को बुलाऊंगी। धर्मेंद्र जी आप शुरू कीजिए। धन्यवाद सरस्वती, मंच पर बिंदु देवी, शुक्ला जी और तमाम मेहमान साथी, चंदौली से जहनिया से प्यारी हुई माता। एक बात, अपनी बातचीत शुरू करने से पहले कुछ लोगों ने, 2 महिलाओं ने जो बात रखी थी, किसी ने उनका जवाब नहीं दिया। आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे थे। अगर किसी बैंक या किसी डेवलपमेंट अफसर द्वारा आपसे पैसा मांगा जा रहा है, 40,000 के बदले 50,000 के विड्रॉल पे दस्तखत कराया जा रहा है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। चंदौली में डीएम से, सीडीओ से और बैंक के लीडिंग ब्रांच मैनेजर से और ऊपर तक यहाँ पर्सनली फिजिकली मिलकर के आपकी प्रॉब्लम को हल कराऊंगा और जरूरत हुआ तो ऊपर भी इसके लिए लिखा पढ़ी किया जाएगा। मैं आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं। जिस भी महिला का सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर इस वजह से रुका हुआ है तो मैं अपनी सेवा उनके लिए निःशुल्क प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। और दूसरी बात कि जहनिया में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम महज आप ही लोगों के लिए रखा गया है। दिल्ली से, कानपुर से, इलाहाबाद से और तमाम जगहों से साथी लोग आए हुए हैं ये बताने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए और जो हमारे भाई लोग हैं ये बताने के लिए आपके बीच आए हैं कि आपको आगे के जीवन में क्या करना है। जब आप यहाँ से निकलेंगी तो आज जैसे आएंगे वैसे ही महिला होकर के नहीं निकलेंगे, वैसे ही साथी होकर के आप नहीं निकलेंगे। आप में थोड़ा बदलाव होगा और बदलाव ये होगा कि आप जाने की चीजों को, चेतना के स्तर पे आप थोड़ी उन्नत होगी और चीजों को समझेंगे और दूसरे को आप रास्ता बताएंगे। कल अगर किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी और भी व्यक्ति के साथ कोई उत्पीड़न होता है तो आप उसको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं जहां तक समझता हूं सुरेश जी ने करवाया है तो उनका मकसद यही होगा। और जब इस मकसद को आप लोग हासिल करके यहां से जाएंगे तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सफल होगा। बाकी हम लोग बातचीत करके और नाश्ता करके चली जाएंगे तो फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने मकसद में सफल हो जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से काफी बड़ा राज्य है, चंदौली भी कुछ उसी तरह से बहुत उबड़ खाबड़ जिला है। आप इधर चले जाएंगे तो पहाड़ और इधर चले जाएंगे तो गंगा, पूरा एकदम अलग अलग कल्चर। एक तरफ मैं गया था एक गांव में गणेशपुर चंदौली का, एक कुएं में 3 इंजन लगे हुए थे, पंपिंग सेट, और वो पंपिंग सेट मान 1 घंटे से 45 मिनट एक बार चल सकते हैं और वैसे जगह पे भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। एक तरफ गंगा का मैदानी इलाका, लहराते हुए खेत, ये सारी सिचुएशन है। और उस सिचुएशन में जो सबसे बड़ी चीज अभी शुक्ला जी भी कह रहे थे, जो ट्रैफिकिंग का मामला है, हमारे देखने में चंदौली जिला भी उसका सेंटर बना हुआ है। पिछले दिनों यहाँ की 2 महिलाएं और एक पुरुष, बगल में जवानिया रेलवे स्टेशन है, एकदम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर का स्टेशन है, वहां पे 4 बच्चियों को ले जाते हुए पकड़े गए। उसमें हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया। जो मेन पर्सन था वो जहाज का सुनार था। हमने वहां के पुलिस अफसर से बात किया, उसने कहा कहीं रहते कैसे भी यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ कई रहते कैसे काम कर रहे हैं और उन सारे रैकेटों
भी जो कानूनी अड़चने हैं वो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमें लड़कों को काम करने देने का जो है वो हो रहा है। और संयोग की अभी वो दिन नहीं आया, एक ही गिरफ्तारी हो पाई, उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी आज तक कभी नहीं हो पाई। तो यहाँ चहनिया में, मेरे जानने में कई लड़कियां ऐसी हैं, बगल का थानापुर थाना है, दीना थाना है, जहां से लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां हैं, कक्षा 7-8 में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनको बहला फुसला करके प्रेम और तमाम तरह के लालचों के बहाने लोग लेकर के चले गए, उनका आज तक पता नहीं। और यही नहीं, उनका कोई डाटाबेस एंट्री भी नहीं है पुलिस के पास और स्टेट एजेंसी के पास। पहली बात तो सबसे बड़ी चीज है कि इस मामले, इतना सेंसिटिव मामला है कि इसमें पुलिस के बिहाइंड एक अलग से विभाग या एक अलग से संगठन होना चाहिए, जहां भी ये सूचना सीधे दर्ज हो और वो मामला पुलिस को रेफर करे कि भाई देखिए यहां से ये सूचना आई है, इस पे आप काम करिए, और वो उसकी मॉनिटरिंग करे। 1956 में कानून बना था ट्रैफिकिंग के विरुद्ध, वो जो मानव तस्करी के विरुद्ध, और वो कानून आज तक उल्टा सीधा करके चलाया जा रहा है। देश कहां से कहा गया? आप यकीन नहीं करेंगी, 78,000 महिलाएं कलकत्ता, मात्र एक शहर में रजिस्टर्ड है एक एनजीओ के पास सेक्स वर्क करने के लिए। उन्होंने अपना नाम लिखा रखा है, कहते हुए मेरे रोड पे खड़े हो रहे। 78,000 महिलाएं, वो इसलिए नाम नहीं लिखवाएं कि उससे उनको मान सम्मान मिलेगा, इसलिए लिखवाएंगे कि उस संगठन से जुड़ जाने के बाद पुलिस का उत्पीड़न, दलालों का उत्पीड़न और तमाम तरह के जो दबंग और उस तरह के लोग जो वहां भी पैसा वसूलते हैं, उनकी दबंगें थोड़ी कम हो जाएगी हमारे लिए, थोड़ा हम उससे संगठित होकर के लड़ने का साहस जुटाएं। आज आप बात कर रहे हैं कि इस सदी में जो मुल्क चला गया है। बहन ने कहा कि मैं अपनी बेटी को चाहती थी धावक बनाना, दौड़ाना चाहती थी, लेकिन वो सपना उनका वही टूट गया। बातचीत में वो बात आ रही थी, क्यों टूट गया? उन्होंने कहा कि मैं साथ में जाती थी उसको जब वो दौड़ती थी, तो कोई साथी, चहनिया का कोई भाई ऐसा भी होता नहीं था जो उस दौड़ को उसको आगे बढ़ाता और हिंदुस्तान के ट्रैक पर ले जाता है, और शायद वो दुनिया के ट्रैक में भी दौड़ने का काम करती। स्टेट सिनेरियो जो है वो पूरा का पूरा एंटी ह्यूमन, एंटी ह्यूमन है, महिलाओं के विरुद्ध है, पूरे समाज के विरुद्ध है। लल्ला राम सदर एसडीएम तो नहीं है, वो इंचार्ज एसडीएम थे, अभी ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो अकेले नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लीडरशिप कह रही है। अभी गौर मुखर्जी से लेकर के आपने तमाम नाम सुने होंगे जो इस तरह के कमेंट्स करते हुए मिले कि महिलाओं का दोष है। भाई महिलाओं का दोष है क्योंकि वो स्कूल जाएगी, काम करने के स्थान पे जाएगी, तब उनको सम्मान मिलेगा। आप जब कहते हैं, अभी जो बिंदु दीदी कह रही थी हमारी कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो पैसा कमाता है उसको सम्मान, तो जब महिलाएं पैसा कमाएंगी सोसाइटी में तब उनको सम्मान मिलेगा, जब वो उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ेगी। सारा उत्पीड़न उनको इसीलिए झेलना पड़ रहा है कि वो उत्पादन की प्रक्रिया से नहीं जुड़ी। उनको लगता है कि भाई कमाने वाला तो पुरुष है, तो जो कहेगा उसको मुझे करना पड़ेगा। तो सबसे जो अहम सवाल है, ये आपको बहुत ध्यान देना होगा। आप सारी लोगों से मैं गुजारिश के साथ ये कहूंगा कि आप अपने आसपास भी कम उम्र की लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा किसी से बातचीत कर रही है, जिसका कोई अता पता नहीं है, मोबाइल से बात कर रही है और इस तरह की चीजों पे कर रही है, तो थोड़ा उस आदमी को भी आपको सर्च करना होगा, उसको देखना होगा कि ये किस तरह के आदमी से मेल मिलाप कर रहे हैं। और वो लोग पूरे इस जिले में फैल गए हैं, और इसी जिले में नहीं फैले, पूरा सोनभद्र से लेकर के मिर्जापुर और ये पूरा का पूरा जोन इस तरह के लोगों से भरा पड़ा है, और पूरी कीमत लगाई जा रही है। 10,000 20,000 रुपया उनको सिर्फ यहाँ से मुगल सराय पहुंचा देने का मिल जाएगा, उसके बाद तो वहां से ले जाने वाला अलग और उसके आगे का यात्रा अलग आदमी कराएगा, और किसी को किसी का लिंक नहीं मालूम होगा। सब इतना सेटल प्लान में हो रहा है कि आप मैंने अगर आपके सामने हो जाए, आपकी बेटी के साथ हो जाए, हमारी बहन के साथ हो जाए, ये कहां नहीं कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए आपको पूरा का पूरा राज्य सरकार जो कर रही है उसकी अतिरिक्त आपको सावधान होना होगा। साथियों, काफी समय से वर्कशॉप चल रहा है और बहुत सारे
रखते हुए आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात ये जानिए, ये कार्यशाला तभी सफल होगी जब आप इस तरह की किसी आदमी का गड्ढा पकड़ के रोक लेंगे, किसी बहन को, किसी बच्ची को आप तस्करी होने से बचा लेंगे। आदमियों की भी तस्करी होती है, लेकिन वो बड़ी कम संख्या है उनकी संख्या बहुत कम है। सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं में है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। एक दिन मैं जो जिला का इस तरह का मामला देखने वाला अधिकारी है उससे मिला, तो मैंने कहा कि भाई देखिए, आपके जिले में एक भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई जहां पे बाल श्रम को मुक्त कराया गया। तो उसने कहा कहां हो रही है? हमने कहा कि आप मेरे साथ चलिए और मैं चंदौली से लेकर के मुगल सराय तक से हाईवे पे आपको एक बार दिखा दूं कहां कहां हो रही है, कहां नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि भाई जो आदमी अपने घर में करा रहा है, जो अपनी दुकान में करा रहा है, उसको मैं कैसे रोकूंगा? हमने कहा पहले तो आपके पास कोई रोकने का प्रोग्राम होगा, तब आप रोकने की बात करेंगे। वो अधिकारी 3 साल से यहाँ आए हुए हैं, पहली बार उनको जितने भी इस तरह के कानून थे उसकी किताबें मैंने उपलब्ध करवाई, और आज तक वो अपने ऑफिस में बैठने के अलावा उन्होंने फील्ड में कोई वर्क नहीं किया। ऑफिस में बैठे बैठाए, अब तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में उनके यहाँ कापी जाती है और उसमें उनकी रिपोर्टिंग होती है, उसके लिए बाकायदा वहां बाबू पैसा वैसा भी लेना शुरू कर दिया है, तभी वो मुकदमा स्टेब्लिश हुआ। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये गरीब इलाका और इसमें भी थोड़ा शिक्षित लोग, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का इलाका है, और अब जब लड़कियां स्कूल की तरफ पढ़ रही हैं, घरों से बाहर निकल रही हैं, तो अगर उनके साथ कोई इस तरह की घटना हो रही या होने की संभावना बन रही है, तो उसके लिए हमें सचेत होना होगा। घरेलू हिंसा की बात हो रही थी। घरेलू हिंसा का कानून रियली बहुत अच्छे ढंग से ड्राफ्ट किया हुआ कानून है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। नहीं, स्कूलों में ये बताया जा रहा है कि इस तरह का कोई कानून आ गया है और इसके क्या क्या लाभ है, क्योंकि स्कूल से निकलने वाला क्लास सीखकर जाकर के नागरिक बनेगा, और ये कानून तो पूरी की पूरी आधी आबादी के लिए बना हुआ है, और वो कानून ठंडे बस्ते में रख दिया गया है, किताबों में छाप करके रख दिया गया है। वो जो लाभ करने जाएगा वो पढ़ेगा, उसको उसकी क्या जरूरत है भाई? जिसको जरूरत है, 70% बच्चे जो है हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करने के बाद वो आम नागरिक बन जा रहे हैं, वो कर जाकर के उस समस्या से रूबरू होंगे। बहुत कानून तो आम आदमी की जरूरी है, वो सब कानूनों के लिए थोड़े जरूरी है। तो साथियों, स्टेट इस मामले में एकदम आपके उल्टा खड़ा है। जब आप पहुंचेंगे किसी पुलिस थाने में शिकायत को लेकर के, तो वहां पे तुरंत 20 ऐसे सवाल आपसे किए जाएंगे जिसका जवाब देना आपको वहां से बाहर निकलने से बेहतर लगेगा कि कैसे मैं यहां से जान बचा के निकलूं, मैं क्यों यहां आ गया। आपकी बेटी चली जाए, आपकी लड़की चली जाए, आप शिकायत लिखवाने से परहेज करेंगे, और जब उस सवालों से आप आगे बढ़ेंगे तब वो आपसे कहेंगे कि आप ऐसा करिए कि 16 फोटो बनवा करके लाइए, और वो उनके यहाँ एक कॉलम है गुमशुदगी का, उसमें वो दर्ज करेंगे और संबंधित सभी अपने जिले के थानों में वो फोटो और एसपी के कार्यालय में चस्पा हो जाएगा कि फला लड़की गुम हो गई है, और कोई जानकारी हो तो संबंधित थाना और एसपी को जानकारी दे दें। और वो जानकारी पूरी जिंदगी नहीं आएगी, जिंदगी आपको जानकारी के लिए थाने और एसपी से मिलते रहिए, वो लौट के जानकारी आने वाले नहीं। उर्दू हैदर ने कहा था कि अगले जन्म शाही, उर्दू हैदर ने नहीं कहा था, हमें दूसरों ने कहा था ना, शुक्ला जी, अगले जन्म में बेटियां ने की हो, कितनी बेहतर थी। नागर साहब अपने उपन्यास सतन के खिलाड़ी में लिखते हैं, उसमें एक कैरेक्टर है लाल साहब। लाल साहब की दूसरी बीवी को जो बच्चा होने को होता है तो उसको गोठौल में ले जाया जाता है। आप लोग भोजपुरी इलाके की महिलाएं जानती हैं,
गोइठे वाले घर ले जाया जाता है, और जब उसको पहला प्रसव बच्ची के रूप में होता है, तो शायद जो बात नारद साहब ने लिखी, किसी भी सभ्य समाज को बात कहने में भी लोगों को शर्म आएगी। वो लड़की पैदा होती है और उसके मुंह में मलाह का दूध डाल दिया जाता है, और जो प्रसव का मल है उसके मुंह में डाल दिया जाता है। अभी बाहर एक साहब थे जो कह रहे थे कि अकेले एक तरफा नहीं, ये सारे जो वायलेंस है एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, महिलाओं की तरफ से भी वायलेंस हो रहा है। हमने कहा हो रहे हैं। अगर एक महिला वायलेंस कर रही है तो 99 महिला इसके लिए उत्पीड़न करने के लिए तैयार हो जाए। वो शायद एक भी नहीं, एक से भी नहीं कि उसका परसेंट है। जब आपको प्रसव के घर से ही आपको उत्पीड़न शुरू हो रहा है और उत्पीड़न पूरे जीवन चल रहा है, तो ऐसे में आप फिर क्या सोचेंगे, क्या इस समाज को देंगे? निश्चित तौर पे आपके दिमाग में भी समाज के प्रति कुछ गलत चीजें आएंगी। लोगों ने कहा कि बोल रही है, ये जो आप बोलती हैं, ये ऐसा नहीं कि ये आपको ये अवसर जो मिलता है तो आप उसको कैसे करना चाहते हैं, भले वो आपस में ही कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कहीं आप जिंदाबाद करके कर ले। भाई दिल्ली की महिलाएं तो उतनी जागरूक हो गई, वो जिंदाबाद कर रही है, लेकिन हमारे गांव घर की महिलाएं जब ऐसी जगहों पे जुटती हैं तो आपस में बात करके अपने दिल के गुबार को बाहर कर लेती हैं। किससे कहने जाएंगे भाई? कोई सुनने वाला है? न पुलिस सुन सकती है, न प्रशासन सुन सकता है, न घर में कोई सुनने वाला है। घर में ही उत्पीड़न हो रहा है। अगर वो अपने पति से कहेंगे तो कहने लगे कि अरे छोड़ो, जाने दो, उसका दिमाग खराब है। बाल विवाह की जो बात हो रही है, सारा का सारा और पूरा जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम इस तरह से डेवलप किया गया, बताया गया कि लड़की अगर रजस्वा हो जाएगी तो अपवित्र हो जाएगी, और अपवित्र हो जाएगी तो आप कन्यादान करेंगे तो उसका आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। अब वो लड़की का कन्यादान मैं अपने लाभ के लिए कर रहा हूं, अपनी मुक्ति के लिए कर रहा हूं, मैं लड़की के लाभ के लिए कर रहा हूं। 18 साल से कम उम्र की लड़की को उठा करके हम फेंक दिए। डॉक्टर साहब बैठे थे, उनको इस बात में बोलना चाहिए, वो नहीं शायद बोल पाए। हम हमारे यहाँ महिला डॉक्टर आती हैं, मित्र हैं, उनके यहाँ बैठती हैं, संडे के दिन कभी कभी हम भी चले जाते हैं। 99% मरीजों को आयरन की गोलियां और टॉनिक लिखती हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब, ये दवा लिखने से देश नहीं सुधरेगा, देश को आपको बताना होगा। एक तरफ पुरुष बैठे, एक तरफ महिलाएं बैठे, दोनों लोगों के हेल्थ के अंतर को आप देख सकते हैं। यही बैठे बैठे आप देख सकते हैं। घरों में जो नीचे का दही का पोर्शन होता है वो महिलाओं के लिए हो जाता है, और जो ऊपर का पोर्शन हो जाता है पुरुषों के लिए हो जाता है। मलाई पुरुष खाएंगे और कचड़ा जो है औरत खाएगी। तो निश्चित तौर पर ये सोसाइटी ने आपको दिया है, लेकिन वो दिन भी आ रहे हैं कि जब आपको सोसाइटी में इससे बेहतर दिन की कल्पना करनी है। इसके लिए आपको अपने घर में माहौल डेवलप करना होगा। जब बच्चा पैदा हो, अभी जो दिल्ली के पीड़ित लड़की मर गई, जिनका 1 महीना आज पूरा हो रहा है, उसके पिता का इंटरव्यू में देख रहा, उसने कहा कि हमें अपने बच्चों को बताना होगा महिलाओं को सम्मान करना। तो आपको भी बताना होगा, आप भी अपने बच्चे को बताइए कि जब आप सड़क पे उतरेंगे तो आप कैसे नागरिक होंगे। आप एक दूसरी महिला को देखेंगे, अपने उम्र की दूसरी लड़की को देखेंगे, तो किस तरह का आप व्यवहार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी भी हमारे श्री देशमोहन मौर्य जी कृष्ण गुलाब का आगमन हुआ है इस मंच की ओर से, और स्पीच संस्था दिल्ली की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और विचारमाला के लिए मैं चाहूंगा कि
रामरस यादव जी, प्रधान ग्राम सभा मटिया, पूर्व सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री, सरड़िया पीजी कॉलेज सरड़िया, पूर्व शिक्षक परमादेवी श्री रामरस यादव जी। उससे पहले अच्छा, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि हम बहुत लेट हो चुका है। हम 3:30 बजे से फिर से शुरू करेंगे मानव तस्करी के जो हमारा लास्ट बाकी है तो वो हम कर लेंगे, और बाल विवाह का जो क्षेत्र है वो भी हम कर लेंगे। हम 3:30 बजे यहाँ पर होंगे, ठीक है? अभी हम खाना खाने चलते हैं। आप सभी जितने प्रतिभागी यहाँ पर बैठ रहे हैं, आप सभी को लंच ब्रेक मिलेगा, आप सभी बैठे रहे, आप सभी के लिए व्यवस्था है, आप सभी बैठे रहे, लंच ब्रेक मिलेगा आपको। इस बार 3:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। धन्यवाद।